शुरू करते हैं। रेडी। तो आप सभी का खैर मकदम है एक बार अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि संडे के दिन हम लोग एक संडे स्पेशल का शो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। पिछली बार हमने उर्दू ज़बान के हवाले से बात की थी और आज जो हमारा एक मौजू है, ये हम लोग कह सकते हैं एक हमारा एक सेशन है, वो बहुत अहम और बहुत कारआमद होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आने वाले वक्त में अपना मुस्तकबिल जो है वो उर्दू से बनाना चाहते हैं। हालांकि अभी उर्दू की जो ज़बान है वो काफ़ी सियासत में जो है वो आजकल चर्चाओं में आ रही है, काफ़ी उस पर जो है वो वबाल भी हो रहा है। लेकिन उसी के बीच कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने साथ और अपने लिए जो है वो उर्दू को दिलो जान से जो मोहब्बत करते हैं। और उसी सीरीज़ में आज हमारा ये शो जो है गुफ्तगू, उसी में आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान भी हैं जिनका भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। उसमें 2 पेपर होते हैं, यानी कि 3 पेपर होते हैं जो 2 बार होते हैं। एक जनरल पेपर होता है और एक उर्दू का पेपर होता है। 2024 में 7 जनवरी को पहला पेपर हुआ जो कॉमन पेपर होता है। उसके बाद मई में 24 मई को जो है वो इनका दूसरा पेपर हुआ और उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस चला जो अभी लास्ट दिसंबर में ही कंप्लीट हुआ है। और अभी कुछ रोज़ पहले जो है वो इनका सिलेक्शन के लिए कह सकते हैं इंटरव्यू का जो फाइनल कॉल है वो भी आ गया था और उसके बाद जो है वो इनका सिलेक्टेड लिस्ट में जो है वो नाम भी आ गया है। आप लोग इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये शुभम बालान है, या हम लोग कह सकते हैं प्रोफेसर शुभम बालान है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो राजस्थान से है। और ये जो है वो चौक एंड डस्टर एकेडमी पे काफ़ी दिन से जुड़े हुए थे। इनका जो अभी तालीम का शुरुआत है वो इन्होंने अपने जो राजस्थान है वहाँ से मुकम्मल की है। बाकी जो अपनी क्वालिफ़िकेशन है या अपना पास्ट है या अपनी जितनी भी इनकी क्वालिफ़िकेशन है जो इन्होंने JNU से हासिल की, अभी भी ये ज़ेर तालीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, PhD अभी कर रहे हैं। तो ये एक इतनी कम उम्र में जो है वो इस मुकाम को पाना एक बहुत ही काबिल तारीफ़ का वक्त है। और इसी के साथ साथ जो है वो आगे की जो इसकी कन्वर्सेशन है आज के संडे स्पेशल की, वो हम लोग बात करेंगे मिस्टर शुभम बालान से जो उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम बालान कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आपको ये कामयाबी मिली है। क्योंकि लोग जो हैं वो क्या देखते हैं कि सिर्फ कामयाबी देखते हैं, उसके पीछे की जो स्ट्रगल होता है, उसके पीछे का जो संघर्ष होता है, उसके पीछे की जो मुश्किलात होती हैं, उसको जो है बहुत कम लोग जान पाते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग आज के सेशन में कैरी करेंगे। तो एक बार फिर मैं शुभम बालान का खैर मकदम करता हूं और आज के हमारे सेशन में आपका खैर मकदम है फिर से। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन जो है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ। तो इसकी जो इब्तिदा है, उसकी जो शुरुआत है वो हम लोग इनसे जानेंगे कि पहले इनकी जो तालीम है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, और उसके हवाले से अगली आवाज़ आपके लिए शुभम बालान की। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे सब तक आवाज़ पहुँचाने का मौका मिला मुझे। और जी सर। हाँ, तो फिर बताते रहिए आप कि आपकी जो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, आप कहाँ से आए, ये पूरी बात बताइए ताकि बच्चों को लग जाए कि उर्दू जो है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, इससे मोहब्बत कहाँ से शुरू हुई आपको, किस क्लास से आपने वो उर्दू पढ़ना शुरू किया? जी सर, मेरा ताल्लुक़ राजस्थान के ज़िला झुंझुनू से है और ये सिलसिला जो उर्दू से मोहब्बत का सिलसिला है ये 6th क्लास से शुरू हुआ था। 6th क्लास के अंदर मैंने आधी साल संस्कृत पढ़ी है और उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे और मेरे भाई को उर्दू दिला दी। उसके बाद शुरू के 3-4 साल तो ऐसे ही गुज़रे कि शुरू के अंदर इब्तदाई मरहले के अंदर जब उर्दू बच्चा सीखता है तो वही मरहला मेरे साथ पेश आया। मैंने धीरे धीरे उर्दू सीखी। उसके बाद में गांव में एक हमारे यहाँ मस्जिद है, वहाँ पर एक हमारे मौलाना साहब हैं, मौलाना शमीम अख्तर, तो उनसे रब्ता कायम हुआ और गांव के अंदर मेरे जितने भी क्लासमेट थे वो संस्कृत उन्होंने ले रखी थी, तो उनको बाद में मैंने मेरे साथ कर लिया और उर्दू ज़बान उर्दू अदब से मतलब कि उनका जोड़ा हमने। और फिर हम सारे साथी शाम को मस्जिद के अंदर जाते और मौलाना सर से हम पढ़ाई करते। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉन मुस्लिम कैटेगरी से है और आपने भी बताया कि आप मौलाना से उर्दू पढ़ते थे। तो इसके
जो इसका वो हुआ, क्या बोलते हैं, इसका रिएक्शन ये नहीं हुआ कि आप एक नॉन मुस्लिम हैं और एक आप मस्जिद में जाके उर्दू पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं सर, क्योंकि जो मौलाना साहब थे, जो शमीम अख्तर सर हैं, तो उन्होंने कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हम नहीं, उनका नहीं कोई आसपास का बैकग्राउंड का रहा नहीं हो नहीं तो? नहीं, नहीं ऐसा सर, नहीं, कभी ठीक। कभी नहीं हुआ सर। तो ये आपकी इब्तदाई तालीम जो है वो राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से हुई है? जी सर, इब्तदाई तालीम में मेरी जो 10th क्लास तक तालीम है वो झुंझुनू ज़िले से हुई है, और जो मेरी 12th क्लास की तालीम है वो ज़िला सीकर से हुई है। सीकर के अंदर भी इस्लामिया कॉलेज और इस्लामिया स्कूल है, वहीं मेरी ग्रेजुएशन और स्कूलिंग हुई। और उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और बीए कहाँ से किया आपने? जी सर, बीए मैंने इस्लामिया कॉलेज से? जी सर, इस्लामिया कॉलेज जो एफिलेटेड है शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर से। मुझे बताया था आपके वालिद से, जब इनसे मेरे वालिद की बात हुई थी, जब वो कुवैत में थे, कि आपने कोई टॉप भी किया था स्कूल या 12th जी में? सर, या 10th मैंने 12th में जितनी भी स्कूलिंग की है मैं वहाँ पर हमेशा टॉप रहा हूँ, उर्दू में भी और ऑल ओवर भी। अच्छा। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर से हुई है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पापा ने ही बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। और जब पता चला तो उसके बाद में आपसे रब्ता कायम हुआ। तो ये कब की बात है जब आपको वालिद ने बताया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? जी सर, मैं ग्रेजुएशन में ही बताया था फर्स्ट ईयर के अंदर, तब मैंने जहन इस तरफ बना लिया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी है। उसके बाद में मैं काफ़ी दिन तक परेशान रहा कि इंटरनेट पर सर्च करता कि कोई मुझे ज़रिया मिले पढ़ने का, कहाँ से मैं पढ़ूँ, कोई गाइडेंस की मुझे ज़रूरत थी बहुत, मुझे कुछ नहीं मालूम था। उसके बाद में सर यूट्यूब पर एक दिन अचानक से मैंने देखा कि चौक एंड अकेडमी है, वो ये पीजी एंट्रेंस की तैयारी करवा रही है। बाद में सर मैंने आपको मैसेज किया पहली बार, और बाद में आपने वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। और ये वक्त था तकरीबन 2020-21 का वक्त था कि तब आपसे सर हम जुड़े और आपने हमें गाइड किया। और बाद में ये सिलसिला, बाद में मेरा 3 यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन हुआ, DU, JNU, BHU में। और तो सर फिर आपने किसका इंतखाब किया इन तीनों में से? जी सर, बाद में तो सर आपने रहनुमाई की थी, तो बाद में आप भी सर JNU से पढ़े हुए, तो सर मेरा भी सपना ही बन गया था कि मैं भी JNU में ही पढ़ूंगा। अच्छा, JNU में ही जाने का क्यों सपना बना? भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी अच्छा है, BHU जिसे कहते हैं, तो फिर आपका JNU में ही क्यों इतना लगाव रहा उससे? सर क्योंकि फीस सस्ती है इस वजह से? नहीं सर, फीस सस्ती नहीं है, क्योंकि सर वहाँ का जो एक माहौल है, वहाँ पर एक जो सुकून है, वहाँ पर शायद ही दिल्ली के अंदर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हो जिसके अंदर ऐसा सुकून मिल पाए। और जहाँ पर जिस तरीके से सर आपसे ही क्लास के अंदर हम सुनते थे कि जो JNU का है माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा कैसी है, पढ़ाई कैसी है, कि वहाँ पर और वहाँ क्लासों बच्चे के कैसे लाइब्रेरी में 12-12 घंटे बैठे रहते हैं। जी सर। अपनी सीट रिजर्व करने के लिए पहले से ही बैग रख देते हैं, उनके भैया हम तो सुबह को आके यहीं बैठ जाएंगे, रात को भी वहाँ नहीं जी जाते। सर, आपने बताया था कि क्लासरूम से ज़्यादा बाहर पढ़ाई होती है। वहाँ पर जो ऐसा माहौल आपने तो मतलब आपकी क्रिएट कभी क्लास हुई है क्लास के बाहर? जी सर हुई है, गंगा ढाबा पे, जो मामू ढाबा है वहाँ पर भी कई दफ़ा क्लास हुई है। तो जब आप CUT PG का एंट्रेंस दे रहे थे, तो तब आपके मन में ख्याल आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा? कुछ एक ऐसे वसवसे से आते हैं, ख्याल आता है अलग अलग तरीके जी सर, वसवसे आते हैं, लेकिन सर आप हमेशा कहा करते थे कि शुभम बेटा तुम अच्छे मेहनत कर रहे हो और कामयाबी ग्राह पे हो, तो मैं मतलब कि सर आपको सुनता और एकदम पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ता। तो उस वक्त आपकी फ़ीस कितनी थी CUT PG की, जब आपने हमारे यहाँ इनरोल किया था? सर उस वक्त तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सर कम फीस थी, कम से कम। एग्जैक्ट बता दो मुझे। सर मुझे ध्यान नहीं है सर एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। नहीं सर, बहुत कम फीस थी सर। 499 रुपये थी और अभी भी वही चल रही है CUT PG सर। की। चलिए खैर, तो आपका मास्टर्स हो गया, फिर उसके बाद आपने नेट के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट का होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जी सर, मैंने JNU में PG के दौरान ही नेट अप्लाई किया और अब तक तकरीबन 3 से 4 बार शायद नेट हो गया है। तो JRF अभी पिछले दिनों ही रिज़ल्ट आया, तो उसमें जो है वो 1-2 नंबर से रह गया है। वो उनकी हालत कुछ ऐसी थी जिस वजह से ये पूरा फोकस नहीं कर पाए, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है वो JRF भी जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। हालांकि ये अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो ज़ेर तालीम है, PhD अपनी कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ बताइए कि आपने जब JRF के लिए प्रिपरेशन की नेट के लिए, तो फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके दिमाग में, आपके जहन में कहाँ से आया? जी सर, जब से मैंने उर्दू ली है तो मैंने हमेशा से ही, जब से उर्दू अदब के अंदर मेरी दिलचस्पी बनी है बचपन से, और शुरू से ही जब मैं समझने लगा, इस लायक हुआ कि उसके बाद मेरे जहन के अंदर एक ही ख्याल आता कि
हमेशा पापा ने बताया कि एक मतलब कि उन्होंने रास्ता बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद में नेट होता है, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का हम एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी। तो शुरू से ही पापा ने ये बात मेरे जहन में डाल रखी थी, और उसके बाद में जब दिलचस्पी मेरे उर्दू में आने लगी तो मैंने भी दिल के अंदर हमेशा यही रहता था कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है और मुझे कुछ करना ही नहीं है। प्रोफेसर हमेशा मेरा एक ही गोल था कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे वक्त में या इस पूरी जी सर। कारवा में आपको जो है वो कितने दिन का वक्त लगा, मतलब सिर्फ तैयारी से और सिलेक्शन के बीच में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जी सर, पोस्ट ग्रेजुएशन से ही मेरी तैयारी शुरू हो गई थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के यानी कि जब आप जेएनयू में थे तब से ही? जी सर, जेएनयू के अंदर थे जब मेरा 4th सेमेस्टर मतलब कि होने वाला था, तब इसका नोटिफिकेशन आया कि टोटल जो वैकेंसी हैं 24 हैं, और बाद में मैंने वहाँ से ही मन बना लिया कि मतलब कि पहले से तो तैयारी कर ही रहा था, बाद में प्रॉपर मैंने तैयारी के लिए बाद में जैसे कि राजस्थान का जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान है उसके लिए तैयारी करना मैंने शुरू कर दिया था। तो आपने ये तैयारी की राजस्थान की जनरल स्टडीज़ जी की सर। या उर्दू की, इसके लिए कोई किताब की फहरिस्त आपने बनाई? जी सर, मैंने जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान के लिए मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर है उसके मैंने नोट्स लिए, और सर मेरे ग्रेजुएशन के अंदर हमारे यहाँ बीए प्रोग्राम चलता है तो उसके अंदर मेरे मेन 3 सब्जेक्ट्स थे। अच्छा, तो उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उर्दू। मतलब ये आपका पहले से बैकग्राउंड था जी तो सर, इसलिए जी अच्छा सर। तो मेरे जो ग्रेजुएशन के नोट्स हैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के, वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुए, और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो नोट्स हैं वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की उनकी, और मैंने एक मतलब टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर ली थी उस वक्त, और इसके साथ ही एक ऑनलाइन एक वो ऑफलाइन किताब आती है दिशा नाम। दिशा नाम। हाँ जी सर, दिशा नाम की, तो उससे मैंने प्रैक्टिस सेट और लगाए। क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी जैसे आपने बताया कि उसमें 24 वैकेंसीज हैं, अभी इसका नया एडवर्टाइजमेंट भी आया है, यानी कि नई विज्ञप्ति भी आई है, और उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं, उर्दू की भी वैकेंसीज़ हैं, हालांकि कम हैं, 8 वैकेंसीज़ हैं। तो उसके लिए ये जो आपने नोट्स बताए ये सफिशेंट है या इनके अलावा भी कुछ थर्ड पेपर के लिए जो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान है उसके लिए कुछ और किताब देनी चाहिए बच्चों को? क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड राजस्थान से ही है, कुछ बच्चे अदर स्टेट से भी आते हैं तो उनको कुछ पहले जो तीसरा पेपर है उसमें कुछ और किताबों के नाम आप अगर रिकमेंडेशन करना चाहें, या जो आपकी नज़रों से लगे कि हाँ ये बेहतर है, या ज़्यादा ना पढ़ के कोई एक किताब और, जैसे स्प्रिंग की बताई आपने। जी सर, जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के वो नोट्स हैं मैं और इसके अलावा जो दिशा पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस के लिए है, और जो राजस्थान में बहुत बेहतरीन किताब मिल जाती हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की और पॉलिटिक्स साइंस की, और इकोनॉमिक्स है। जैसे शिव सर की भी 2-3 किताबें हैं, इसके अलावा और एक बीआरडी करके भी सर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, राजवीर सर भी अच्छा पढ़ाते हैं ऑनलाइन पे, जी सर। तो उनकी भी आप उनको रिकमेंडेशन करें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे उनका जो है फ्री ऑफ क्लास है। ये तो ही थर्ड पेपर की, वैसे भी थर्ड पेपर में 50 ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम है जिसमें 300 क्वेश्चन आते हैं, हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है उर्दू, जो 2 इदवार में तकसीम होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसके लिहाज से बताइए कि उसकी आपने तैयारी कहाँ से करी, उसके लिए कौन सी किताबें आपने प्रेफरेंस की? जी सर, ये वक्त था जब पहला पेपर तो मतलब कि जो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का पेपर 7 जनवरी को हुआ था। जी। उसके बाद डेट अनाउंस हुई थी कि जो उर्दू का पेपर है वो 22 मई को होगा। 22 मई को होगा। और उस वक्त सर मेरी जो कंडीशन है हेल्थ की बहुत ख़राब चलती हुई आ रही है जेएनयू के टाइम से। हाँ, वो आपने देखा भी था, मुझे भी दिखाया था, आपकी वालदा से भी बात हुई मेरी, उन्होंने भी बात करी कि हमारा बच्चा जो है वो उस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस अब खुदा खैर करे, लेकिन ऊपर वाले ने आपको बचाया और फिर इस मुकाम तक लेकर आए। जी आगे। जी सर, तैयारी के साथ ही ये बीमार वाला जो चैप्टर है वो शुरू हो गया था। हॉस्पिटल से ही मैं निकला और हॉस्पिटल में ही सिलेक्शन होकर दाखिल हुआ। हाँ, ऐसे सर मामला रहा। और 7 जनवरी को पेपर जो ख़त्म होने के बाद सर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो सर मैंने 10 दिन बहुत आराम से बिताए घर पे। उसके बाद भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी इस दौरान। उसके बाद में सर मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा कि सर आप कोर्स चला रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो सर तो आप कौन से बैच में थे? रोशन बैच में थे आई थिंक। जी सर, रोशन बैच के अंदर था। और बाद में सर आपसे जुड़ा तो मेरे जहन के अंदर बन गया कि अभी जिस तरीके की मेरी कंडीशन है हेल्थ की, ऐसे तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद में तकरीबन 2.5-3 महीने रह गए थे, तो आपसे जुड़ा मैं, और एक जहन बन गया था कि हाँ भाई सर की क्लास लेंगे तो एटलीस्ट जहन के अंदर कुछ नक्शा बनता रहेगा शुरू के अंदर। तो तकरीबन आपकी क्लास से जहन में एक नक्शा बनता गया, एक सिलसिला चल गया। उसके बाद में मैंने सेल्फ स्टडी बहुत की सर, तकरीबन कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे आप? सर तकरीबन मैं सुबह
8-9 बजे बैठ जाता था और रात को 12 बजे तक पढ़ाई करता था मैं। और बीच इसमें मुबालगा आ रहा है सर मुबालगा नहीं, बीच में सर जैसे कि खाने पीने और अच्छा। नहाना धोना है और वो सब टाइम मतलब एक टाइम अपने शेड्यूल कर लिया था कि मुझे सुबह से ही पढ़ना है, क्योंकि तबीयत थी तो घर में ही रहना ज़्यादा मुनासिब रहता था। तो जब सेल्फ स्टडी की तो उसमें आपने किन किन किताबों को अपने पास रखा जी सर। राजस्थान के लिए? जी सर, सबसे पहले तो जैसे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो 2 पेपर लगते हैं उर्दू में, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। जैसे आपकी क्लास तो शेड्यूल रहती थी और आपकी क्लास भी मैं कभी लाइव नहीं ले पाता था क्योंकि तबीयत की वजह से दवाई इतनी लेता था। उसके बाद में मैंने मतलब कि जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, जिसके अंदर सर जैसे कि सबसे पहले मैंने किताब पढ़ी मैं तारीख़ उर्दू जो नूर नकवी की किताब है, उसके मैंने नोट्स बनाए। इसके अलावा एहतसाम हुसैन की जो किताब है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ है। इसके अलावा जो मसूद हुसैन खान की किताब है मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू है। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन अली की मुकद्दमा शेर व शायरी है, इसको भी मैंने निगरानी रखा। इसके अलावा एक उसमें पोर्शन है आपके सिलेबस में, अगर आपको जहन में हो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि राजस्थान के शोरा, तो उसमें बहुत सारे शोरा हैं, जैसे अख्तर शिरानी हैं, महमूद शिरानी है, उनका ताल्लुक जो है वो राजस्थान से है। तो इनके लिए कोई बुक है राजस्थान के हवाले से? जी सर, इसके एक फ़िरोज़ अहमद करके हैं, जो फ़िरोज़ अहमद उनकी किताब है तारीख़ ज़बान उर्दू। तो एक किताब मेरे नज़रों से भी गुजरी है, हालांकि वो मैंने अभी तक देखी नहीं है, हिंदुस्तान में उर्दू, अगर आपने देखी हो, उसमें जो है वो पूरे राजस्थान का जो पेपर है उर्दू का, उसमें जो है वो उसका पूरा खाका जो है वो उस किताब में है। वो काफ़ी अच्छी किताब है, वो आप चाहे तो वो अभी आप ले सकते हैं। हिंदुस्तान में उर्दू, ये सिर्फ़ और सिर्फ राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या कह सकते हैं पीजीटी जो होता है फर्स्ट ग्रेड, उसके लिए भी ये किताब बहुत अच्छी है, मेरी नज़रों से गुजरी है, लेकिन मैंने अभी से प्रैक्टिकली नहीं देखा है। जी सर, इसके अलावा मैंने तहरीकात के लिए जो उर्दू अदब की तहरीकें हैं, जो अनवर सदीद की किताब है उसका मुताला किया। इसके अलावा मैंने जो उर्दू की लिसानी तस्कील है, जो मिर्ज़ा खलील अहमदवी की किताब है, उसका मुताला किया। इसके अलावा सर मैंने चलो ये तो हुई आपकी किताब की बात, इसके बाद करते हैं, क्योंकि उर्दू की किताबें तो मिल जाती हैं जैसे न तैसे करके। जी सर। लेकिन अपनी सेल्फ स्टडीज़ को एनालाइज करने के लिए एक चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वो होती है मश्क की, यानी कि प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए MCQ ज़्यादा बेहतर रहे या PYQ ज़्यादा बेहतर रहे, या दोनों ही बेहतर रहे? अगर दोनों बेहतर रहे तो फिर वो आपने उसका जो मटेरियल है, उसका जो मवाद है, वो आपने कैसे कलेक्ट किया है, मश्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए? जी सर, इस 2-2.5 महीने के अंदर मैंने एक नक्शा बना लिया था जहन के अंदर, मुझे किस वक्त क्या करना है। जैसे कि आपकी क्लास है वो 1 घंटे होती है, तो 1 घंटे मैं शाम का वक्त उसको ले रखा था कि शाम को ही आपकी क्लास लेनी है। इसके अलावा जो मैंने पेपर को कई टुकड़ों के अंदर, जैसे कि उसके अंदर जितने भी यूनिट हैं उसको मैं 1 दिन के अंदर 1 यूनिट को पढ़ता था। इसके अलावा जो ये जो किताबें हैं, इनके लिए भी कुछ जो है 2-3 घंटे के लिए मैंने फ़िक्स कर रखे थे कि उसके अंदर इनकी पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जो आपने प्रैक्टिस की बात की है, जैसे कि आप एग्ज़ाम के नज़दीक 2-2.5 महीने पहले, मतलब कि 1-1.5 महीने पहले आप टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तो वो ज्वाइन की थी। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर अब तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए हैं मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किए, और जो सिर्फ राजस्थान के या ऑल इंडिया? नहीं सर, ऑल इंडिया के जितने भी पेपर्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के अब तक किसी भी स्टेट के अंदर लगे हैं वो मैंने डाउनलोड किए, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सवाल मिले मुझे वो मैं उसके अंदर से ले लेता, मतलब कि इसको सोल्व कर तो लेता जो था। आपने हिंदुस्तान के पेपर डाउनलोड करे, ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में रखे या हार्ड कॉपी में भी रखे? नहीं सर, मैंने सॉफ्ट कॉपी, मेरे पास टेबलेट है तो उससे ही मैं सोल्व कर लेता था। और इसके अलावा जितने भी जो इंडिया के अंदर 13 स्टेट ऐसे हैं जो अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि जितने सवालात मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से भी सर मैंने प्रैक्टिस की। इसके अलावा जो नेट JRF के 1995 से अब तक जो 2023 तक जितने पेपर्स थे सर, मैंने उतने सोल्व किए। मतलब आपने ये पूरा जो है वो एक शेड्यूल बनाया था? जी सर। और पूरा मवाद जो है वो कलेक्ट कर, तो इस मवाद को कलेक्ट करने में आपने किसी दोस्त का या किसी सर का, या कह सकते हैं किसी एक ऐसे इंसान का साथ लिया जो आपकी इसमें हेल्प कर पाए? क्योंकि अकेले कर पाना तो मुश्किल है, सोशल मीडिया पे इतने सारी चीज़ों को कलेक्ट कर पाना। जी सर। या कोई फ्रेंड सर्कल हो जो आपको ये सारी चीज़, क्योंकि आपने बताया कि आपकी तबीयत भी ख़राब थी इस वजह से।
जी सर, एक तो सर आपसे 2021 से सर जुड़े हुए हैं, तो सर आप जितने भी पेपर सोल्व कराते हैं तो सर उससे बहुत मदद मिल पाई कि जैसे कि सर आप जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं तो बहुत सारे मतलब कि मवाद निकल के आता है सामने, तो वो पता चलता है कि हाँ इस पेपर से आया, इस पेपर से आया, ढूंढने पर पता चल जाता है। सर इतने सोल्व कर देते हैं कि आप जो टेस्ट वगैरह देते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ। और आपने भी सर बहुत मेरी मदद की है कि व्हाट्सएप पे मैं जो पेपर नहीं मिल पाता था तो आपसे मंगवाता था सर मैं, और आप भेज देते थे। तो PYQ से लगा कि PYQ से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में लगे हैं या उससे कुछ फ़ायदा हुआ है PYQ से? जी सर, PYQ से बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपने क्लास में हमेशा क्लास में आप ये बात कहते थे कि बेटा क्लास से कुछ नहीं होगा, क्लास से सिर्फ आप मैं गाइड कर रहा हूँ, अब बस आप क्लास में ही गाइड होके चले जाते हैं, घर पे तो वो गाइड करने का जो सिलसिला है वही तो होता है असल, कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और प्रैक्टिस ही है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। तो आपने जो क्लास में पढ़ाया वो भी, और जो आपने गाइडेंस दी उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी की, और हमने जितनी ज़्यादा हो सके मैंने तकरीबन सर आपकी गाइडेंस को इतना सीरियसली ले लिया कि सर मैंने 6 बार मैंने इन 2.5-3 महीनों के अंदर 6 बार RPSC के सिलेबस को रिवीजन किया, अच्छा, और जितना ज़्यादा रिवीजन किया वो तो है रिवीजन इधर की ऑफ सक्सेस। जब तक आप सर। रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो सक्सेस नहीं पा सकते हैं। और सक्सेस पाने के लिए रिवीजन के साथ जो सबसे अहम ज़रूरी होती है वो होती है PYQ या MCQs होती है। चलो ये हुआ आपके रिटर्न की बात। इसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है वो बचता है हमारा इंटरव्यू कॉल। तो जब आपकी इंटरव्यू कॉल आई, जाहिर सी बात है आप खुश हुए होंगे, आपके घर वाले भी खुश हुए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक फ़िक्र भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ आके हारना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इंटरव्यू की तैयारी का हमें कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कैसे किया, इंटरव्यू को मैनेज किया। जी सर, बीमार हालत में मैंने इतनी तैयारी की थी, और बाद में इंटरव्यू के अंदर जब मैंने नाम देखा तो सर मतलब मैं खुश हुआ कि हाँ सर मैं यहाँ तक पहुँचा, और मुझे आगे की कोई फ़िक्र नहीं थी कि कब जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद में सर बाद में यहाँ तक पहुँच गया, तो बाद में सोचा कि अब ये आखिरी पड़ाव इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के अंदर भी देखें, अब रिज़ल्ट की टेंशन क्यों लें। जी। उसके बाद में मेरे ही जो PhD के अंदर साथी हैं उनसे मदद ली, और वहीं पे मतलब दोस्त ही मेरा मॉक इंटरव्यू लेते थे, और वही उन्होंने ही तैयारी करवाई। अच्छा, मॉक इंटरव्यू दोस्त ही लेते थे, मतलब जी। फ्रेंड सर्कल में एक पूरा पैनल आ गया। तो आपके पैनल जब हुआ, अजमेर में आपका इंटरव्यू है जी मेरे सर, ख्याल से, अजमेर में हुआ। तो पैनल में कितने लोग थे जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से थे? जी सर, पैनल के अंदर एक तो RPSC के मेंबर बैठते हैं, और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठते हैं, एक शायरी से बैठते हैं, एक नसर से बैठते हैं, और 3 लोग होते हैं तो सर। कितने सवाल आपसे पूछे इंटरव्यू में? सर तकरीबन सवाल तो नहीं बता सकता कितने सर पूछे, लेकिन तकरीबन इंटरव्यू है ड्यूरेशन बता जी दीजिए। सर 30 मिनट से ज़्यादा चला था सर इंटरव्यू। 30 मिनट तो बहुत लंबा वक्त जी हुआ। सर, तो इसमें उर्दू से पूछे या थर्ड पेपर से भी कुछ सवाल पूछे? जी सर, थर्ड पेपर से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछे गए, और जैसे कि वहाँ के RPSC के मेंबर हैं उनके पास भी जो उर्दू का पेपर है वो हिंदी के अंदर तर्जुमा होता है, ट्रांसलेटेड होता है, तो उन्होंने ही आधे से ज़्यादा वक्त तो बोर्ड पर ही सर चला जाता है कि वो सबसे पहले आपका इंट्रो लेते हैं, इंट्रो लेने के बाद में सीधा ही बोर्ड पर भेज देते हैं कि आप सिर्फ बोर्ड पर लिखिए। अच्छा, यानी कि बोर्ड पे आपको वो हाँ, पढ़ाना है। पढ़ाना। तो आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? जी सर, मेंबर ने हमसे सबसे पहले अच्छा, मेंबर ही बताते हैं, आप खुद नहीं लेके जा सकते तैयार करके? लेके जा सकते हैं, लेकिन सर वही सीधा बोलते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझसे सीधा यही कहा था कि आप जाइए बोर्ड पर, पहले तुम इंटरव्यू के अंदर क्या हुआ, मेरा इंटरव्यू लिया, इंट्रो लिया, उसके बाद ही फ़ौरन बोर्ड पे भेज दिया कि आप मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ पढ़ाओ। अच्छा, जो सज्जाद हैदर यलदरम जी का है। सर, तो मैंने बोर्ड पर लिखा कि तो उसको पूरा आपने इक्तिबा से लिखा या उसके जो मेन लाइन है वही आपने? जी सर, उसका खुलासा लिखने को कहा गया था, और मैंने सर खुलासा लिख दिया। अच्छा, तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ जो सज्जाद हैदर यलदरम का है। तो बस यही लिखवाया, उसके अलावा कुछ और सर, जो आपको लगा कि जो इंटरव्यू का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पल आपके लिए रहा हो? जी सर, मोस्ट बोर्ड पर ही मेरा अच्छा वक्त गुजरा है सर। जैसे कि मैंने मुझे मेरे दोस्त से बचाओ जो इंशाइया है उसको मैंने उसका खुलासा लिखा। उसके बाद में जो शायरी के उस्ताद आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि गज़ल का फ़न पढ़ाइए, तो सर गज़ल का फ़न मैंने पढ़ाया। तो जो टॉपिक दिए उन्होंने वो आपको सिलेबस से ही दिए या आउट ऑफ सिलेबस से? नहीं सर, वो सिलेबस से ही अच्छा, सिलेबस से ही आपने उसको इंटरव्यू में पढ़ाया। ठीक जी है सर। तो गज़ल ज़्यादा आसान रही या इंशाइया ज़्यादा आसान रहा या दोनों ही? जी सर, दोनों ही आसान रहे। अच्छा, दोनों ही आसान जी रहे। सर। तो जब आप पढ़ा रहे थे खुलासा वहाँ पे, तो वहाँ से आपसे
कन्वर्सेशन में सवाल जवाब हो रहे थे, नहीं हो रहे थे? जी सर, बीच में वो सवाल जवाब भी करते हैं, पढ़ाते जाते हैं और बीच में सवाल तो कुछ एक आधा सवाल हमसे शेयर कीजिए ताकि बच्चे भी सीख पाएँ इससे। जैसे कि सर गज़ल का फ़न जब पढ़ा रहा था, जब गज़ल की तारीफ़ की जाती है सर, औरतों की बातें करना, औरतों के इस्तेमाल की बातें करना, तो ये तारीफ़ के अंदर आता है। बाद में तो बीच में ही जब मैं पढ़ा चुका तो बाद में सर ने पूछा कि मौजूदा दौर में ये क्या ये गज़ल की तारीफ़ उतरती है? तो बाद में मैंने मतलब कि इसका पूरा बताया वहाँ पर कि हाँ भाई नहीं उतरती है। तो बाद में उन्होंने मिसाल भी पूछी कि हाँ इसके मुतालिक शेर भी बताइए कि आज गज़ल के अंदर हर तरह के मौज़ूआत आ रहे हैं, तो वो उनकी मिसाल बताई है, तो मैंने उनके अशार भी बताए। उसके बाद में उन्होंने मौजूदा दौर के जो शायर हज़रात हैं उनके बारे में पूछा, राजस्थान के जो शुरा हैं उनके बारे में पूछा। उसके बाद में उन्होंने बाद में जो प्रोज वाले सर हैं उनके पास मतलब कि उनका नंबर आया तो उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरी अदब में दिलचस्पी पूछी, तो मैंने सर उनको बताया कि अदब में मेरी दिलचस्पी है, मतलब फ़िक्शन है, फ़िक्शन में बिलखुसूस नावल है। तो बाद में उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी नावल पढ़े हैं, तो सर मैंने तकरीबन 5-6 नावलों के नाम दिए। बाद में नावलों का मतलब कि मौजू के एतबार से किरदारों के जो आपसी रिश्ते हैं और जो किरदारों की जो जहनी कैफियत है नावल के अंदर दिखाई गई है, और इसके मुतालिक जो अंदर से सवालात किए गए थे। और इसके मुतालिक जो अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर पीएचडी कर रहा हूँ, तो जो मेरा पीएचडी का टॉपिक, से भी सवाल पूछे? जी सर, जो मेरा पीएचडी का टॉपिक है सर उसके मुतालिक भी सवाल हुए थे। यानी कि इन्होंने जीरो से लेके पूरा आखिर तक जो है वो आपको निचोड़ लिया। जी सर। 30 मिनट में। जी सर। चलो फिर लास्ट बात हम ये करते हैं कि जब आपका इंटरव्यू हुआ, वहाँ से आप निकले, तो इंटरव्यू के दौरान तो काफ़ी सारे ख्याल रहते हैं, पता नहीं कैसा रहा होगा, लेकिन जब आप वहाँ उस गेट के बाहर निकलते हैं, एक तो अंदर जाना होता है और एक अंदर जाके बाहर आना होता है, तो बाहर आने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जी सर, मैं बाहर निकलते ही बहुत खुश था कि मैंने सारे सवाल कि फाइनली हो या ना हो, लेकिन यहाँ तक मैं पहुँच गया, वही मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं बाहर निकला कि और जैसा मतलब मैंने सोचा था कि हाँ भाई मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, और वैसा ही हुआ कि बहुत अच्छा गया। ऑल इज़ वेल। जी सर। चलिए, तो खैर है, ऑल इज़ वेल तो होना ही है। बस अब इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से यही है कि चलो आपका इंटरव्यू हो गया, आपने बताया, खुश हुए, और उसके बाद जब फाइनल कॉल आती है, इट मीन्स जब आपका सिलेक्शन वाली मार्कशीट वो लिस्ट आती है, तो उसमें आपका क्या रिएक्शन रहा कि हाँ भाई मेरा नाम इसमें है? जब आपने सर्च करा होगा, आपने देखा होगा, तो पहला रिएक्शन क्या था? जी सर, आरपीएससी का ये उसूल है कि जिस दिन इंटरव्यू ख़त्म होते हैं उस दिन ही रिज़ल्ट आ जाता है। तो जो उर्दू का इंटरव्यू है 11 फरवरी को ख़त्म हो गए थे, तो उसी दिन हम शाम को इंतज़ार कर रहे थे, मम्मी पापा और मैं। और शाम को जब नाउमीदी हासिल हुई कि आज नहीं आया, तो बाद में अगले दिन इंतज़ार के लिए हम बैठे, वापस 5-6 बजे बैठ गए थे। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो 6 बजे आया, और 6 साढ़े 6 बजे तकरीबन आया था। तो बाद में पापा मम्मी बैठे हुए थे, तो पापा को मैंने फ़ोन दिया कि पापा आप ही खोलिए। अच्छा। मैं नहीं खोलूँगा। तो उस पल को रिकॉर्ड किया या नहीं किया? नहीं सर, रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया मैं उस पल को। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो जहन में रहनी चाहिए। नहीं सर, बाद में पापा ने जैसे ही फ़ोन को खोला तो मैंने सबसे पहले पापा से यही पूछा कि कट ऑफ कितनी गई है। तो कट ऑफ बताया था उन्होंने 122 गई है कि, और मेरे रिटर्न में ही उससे ज़्यादा नंबर थे। रिटर्न में कितने नंबर थे? जी सर, मेरे रिटर्न में 130, तकरीबन 130 से ज़्यादा ही नंबर होंगे, और तो उससे ऊपर नंबर थे। और ये इसके पूरे मार्क्स वगैरह हैं, पूरी जब ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तब आरपीएससी रिजल्ट डिक्लेयर करती है सर। तो अब जो है वो आपने बताया कि उसमें फिर तो उसके बाद मिठाइयों का दौर चला होगा, मुबारकबाद इधर से भी उधर। जी सर। और बाद तो में वो पड़ोसन आई थी पूछने घर पे कि शर्मा जी के लड़के ने नहीं सर, सर हम या कोई ऐसे रिश्तेदार के हाँ भाई तुम्हारा बच्चे ने मेहनत करा था, हुआ नहीं हुआ, ऐसे तंज मारते हैं आपने? जी सर, यहाँ पर जो है हम झुंझुनू से हैं, लेकिन हम रहते सीकर में हैं अभी। अच्छा। तो वहाँ पर कोई पड़ोसी ही नहीं है। चलो, ये भी अच्छी बात है कि आपके यहाँ पर कोई पड़ोसी नहीं है। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। और आज के दिन ये सेशन हुआ, काफ़ी लंबा सेशन हुआ, मोस्टली 30 मिनट का ही होने वाला है, जैसा आपने भी बताया था कि आपका 30 मिनट में। हालांकि अब आपको तो एक्सपीरियंस हो चुका है इंटरव्यू देने का, और उम्मीद है कि आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, आने वाले वक्त में आप
हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने और इससे ऊपर जाएं भी आप। हमारी यही दुआ है। आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी है। मेरी दोनों बात हुई है, आपके वालिद से भी और आपकी वालदा से भी, और उन्होंने भी जो है वो आपकी काफ़ी स्ट्रगल की कहानी मुझे बताई है। और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी जो है वो इस बात को जो है वो ज़रूर याद रखें कि अगर आप सच में मेहनत करेंगे तो आपको जो है वो एक न एक दिन जो है वो कामयाबी मिलेगी। और कभी भी जो है वो एक असफलता से जो है वो हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमेशा से जो है वो सफलता की ओर जो है वो अग्रसर रहना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं हम लोग हमेशा सफलता की ओर या मुस्तकबिल के लिए अपने जो है वो आगे कदम बढ़ाने चाहिए। आज का ये सेशन था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये शुभम बालान जो है वो हमसे मिलने आए और इन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छा वक्त दिया। और इसी को बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है वो आज अपना ये सेशन जो है वो एंड करता हूँ। लेकिन इस सेशन को एंड करने से पहले शुभम बालान आपके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं, वो आप लोग जो है वो ज़रूर सुनिएगा। अगली आवाज़ शुभम बालान के मेरी तरफ से आप लोगों का खैर मकदम। शुक्रिया सर। मैं सभी बच्चों को जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए खुद ही अपने अंदर झांकें कि कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ। और सर तो गाइडेंस के लिए हैं ही कि सर तो बताते हैं क्लास के अंदर, और इनकी बातों को सीरियस लें कि सर बताते हैं कि क्लास के अंदर हमें बस हम क्लास लेके ही रह जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एफ़र्ट्स लगाने होते हैं, जो सेल्फ स्टडी करनी होती है, जो प्रैक्टिस करनी होती है, और हमेशा तैयारी करते वक्त हमेशा आप सिलेबस को आगे रखें और एक टारगेट सुबह ही अपना टारगेट बना लें कि आज मुझे क्या करना है, और उस टारगेट को पूरा करके ही उठें। आपको चाहे रात को 2 बज जाए या 1 बज जाए, आप हमेशा ये उसूल बना लें कि आज का ये पूरा काम है मेरा, और आज इसको ही मुझे करके ही उठना है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और हमेशा मतलब कि सिलेबस को ज़रूर पढ़ें। सिलेबस के अंदर जितने भी किताबें शामिल हैं उसको एक आप शेड्यूल बनाएं कि मुझे कितने वक्त के अंदर कितने मतलब पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, और ख़ास तौर पे पढ़ने भी हैं और नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाकर आपका वक्त बचेगा, क्योंकि आखिरी वक्त में हमारे पास नोट्स ही होते हैं, और नोट्स ही हमें रिवीज़न करने में बहुत मदद करते हैं। और जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे उससे ही आपको बहुत मदद मिल पाएगी। और रिवीज़न करें और प्रैक्टिस करते जाएं, और इसी तरीके से आप सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आ जाओ खड़े हो। चलिए, थैंक यू।